अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। बिल्कुल नई कहानी है। कहानी का नाम है खो गिरफ्ता और मलिक सफदर है साहब की ही कहानी है। तो शुरू करते हैं। किसी ने किसी से सवाल किया, "तू कौन?" किसी ने उस किसी को जवाब दिया, "मैं ख्वामख्वाह।" बस बाज़ लोग ऐसे ही झग्गी, बददिमाग और उलझन ज़दा गुफ्तगू करने के आदी होते हैं। वो भी एक ऐसा ही खूगी रफ्तार था। इस मुख्तसर तहमीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। इन दिनों मैं लाला मूसा के एक थाने में तैनात था। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मेरी तकर्री लाला मूसा के इकलौते थाने में थी। उस ज़माने में लाला मूसा एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और इसकी वजह शोहरत वहाँ की गल्ला मंडी थी। अगर मैं गलत नहीं तो आज भी लाला मूसा की गल्ला मंडी का शुमार पाकिस्तान की बड़ी गल्ला मंडियों में होता है, जहाँ से गंदम, चावल, दालें और दिगर अजनास मुल्क के तूलो अर्ज में भेजी जाती हैं। उर्फ़ आम में उसे अनाज मंडी भी कहा जाता है। वो मौसम बहार का आगाज़ था। माह मार्च करीबुल ख़त्म था। एक पुरबहार और खुशगवार सुबह में मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो बरामदे में दो अफराद मेरे मुंतज़िर थे। उनमें से एक मर्द और दूसरी औरत थी। मर्द अधेड़ उम्र का था। मैंने उन पर एक सरसरी निगाह डाली और अपने कमरे में आ गया। 1 मिनट के बाद कांस्टेबल इस्माइल मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आया। मैंने उससे इस्तफसार किया, ये कौन लोग हैं और किस काम से थाने आए हैं? कांस्टेबल ने मेरा इशारा समझते हुए बताया, इनका ताल्लुक मौजा शमशाद नगर से है मलिक साहब। ये किसी बच्चे की गुमशुदगी का मामला है। ठीक है, इन्हें फ़ौरन अंदर अंदर भेजो, मैंने कहा। मौज़ा शमशाद नगर मेरे थाने से महज़ निस्फ़ मील की दूरी पर मग़रिब में वाक़ एक मुतवस्सित गाँव था, जिसकी आबादी 1000 नफूस के करीब थी। शमशाद नगर में चौधरी इरशाद हुसैन की हवेली के अलावा लगभग 250 मकानात थे। चौधरी इरशाद से कई बार मेरी मुलाकात हो चुकी थी और मैंने उसे आम रिवायती मुतकब्बिर चौधरियों के बरअक्स एक खुश अखलाक और वज़ादार और मुनकसिरुल मिजाज इंसान पाया था। इस गांव का नाम इरशाद हुसैन के दादा चौधरी शमशाद हुसैन के नाम पर रखा गया था। थोड़ी ही देर में फरियादियों को मेरे सामने हाजिर कर दिया गया। मर्द की उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के आसपास कायम किया, जबकि उसके मुकाबले में वो औरत खासी जवान और हसीन थी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, बताएं मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। अपनी बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी उन्हें देखा। कांस्टेबल इस्माइल की ज़ुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि वो दोनों किसी बच्चे की गुमशुदगी के सिलसिले में थाने आए हैं, लेकिन मैं उनकी बिप्ता उन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहता था। थानेदार साहब, मेरा नाम अमीर हुसैन है। दराज कामत और गंदुमी रंगत वाले कम रू मर्द ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं एक छोटा जमींदार हूँ। नज़ीरा मेरे पड़ोस में रहती है। उसने अपने साथ बैठी हुई खूबरू गोरी चिट्टी पुरकशिश और मियाना कद औरत की जानिब इशारा करने के बाद इन अल्फाज में अजाफा करते हुए अपनी बात को मुकम्मल कर दिया। नज़ीरा बीबी का बेटा गुम हो गया है। ये अकेली ही थाने आते हुए घबरा रही थी, इसलिए मैं इनके साथ आ गया। तुमने बहुत अच्छा किया अमीर हुसैन, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए सराहने वाले अंदाज में कहा। दुखी और परेशान हाल इंसानों की मदद करना बहुत नेकी का काम है, और अगर वो शख्स आपका पड़ोसी हो तो ये नेक अमल इबादत का दर्जा हासिल कर लेता है। फिर मैं नज़ीरा की जानिब मुतवज्जा हो गया। नज़ीरा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? मैंने नर्म लहजे में इस्तिफसार किया। उसका नाम तो बाबर है थानेदार साहब, उसने कहा। उसकी आवाज़ रूहान सी हो रही थी, लेकिन वो भोला के नाम से मशहूर है। ठीक है, मैं भी उसे भोला ही कहूँगा, मैंने अपनायत आमेज़ हमदर्दाना अंदाज में कहा और पूछा, भोला की उम्र क्या है और कब से गायब है? वो पूरे 8 साल का हो गया है जी, नज़ीरा ने बताया। वो कल से घर नहीं आया। उसने लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर भराई हुई आवाज़ में इजाफा कर दिया, थानेदार साहब, भोला मेरी वाहिद औलाद है और मेरी ज़िंदगी का सहारा है। इस दुनिया में हम माँ बेटे का कोई भी नहीं है। नज़ीरा की वसाहत से मैं ये तो जान गया था कि भोला उसकी इकलौती औलाद था, मगर एक अहम सवाल बाकी था, सो मैं वो पूछे बिगैर न रह सका। भोला का बाप कहाँ है? कुबा। कुबा 3 साल पहले अल्लाह को प्यारा हो गया है, उसने बताया।
میرے مزید کریدنے پر نذیرہ نے مجھے بتایا کہ اس کا مرحوم خاوند یعقوب عرف کوبا ایک کھیت میں مزدور تھا۔ 3 سال پہلے ایک رات کوبا کی پسلیوں کے نیچے بہت زور کا درد اٹھا۔ گھریلو ٹوٹکے آزمانے کے باوجود بھی جب کوبا کی تکلیف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تو گاؤں کے حکیم دوست محمد کو بلایا گیا۔ حکیم جی نے کوبا کی کیفیت کو دیکھ کر اعلان کر دیا کہ یہ درد کولنج ہے۔ بہرکیف حکیم جی نے کوبا کو دوا کھلا دی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تمام تر جتن اور علاج معالجے کا مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا اور وہ رات بدقسمتی سے کوبا کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے خاوند کی موت کا بہت دکھ ہے نذیرہ، اس کے خاموش ہونے پر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال ابھی میرے سامنے بھولا کی گمشدگی کا معاملہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہارا تعاون چاہیے۔ وہ نمناک آواز میں بولی، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، بس آپ کسی بھی طرح میرے بھولا کو ڈھونڈ نکالیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ کب سے غائب ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے نذیرہ کو دیکھا مگر تم نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ بھولا روزانہ صبح بدری کی دکان پر کام کرنے جاتا ہے اور شام سے پہلے واپس آ جاتا ہے، نذیرہ نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ مگر کل وہ دکان سے لوٹا ہی نہیں۔ میں نے پورے گاؤں میں بھولا کو تلاش کیا ہے، حتیٰ کہ بدری کی دکان پر بھی گئی تھی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ بدری نے بتایا کہ بھولا کل دن میں ہی چھٹی کر کے گھر چلا گیا تھا۔ اس نے بدری کو بتایا تھا کہ ماں بیمار ہے، لیکن میں تو بیمار نہیں ہوں تھانے دار صاحب۔ پھر بھولا نے بدری سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میں جلدی ہی تمہارے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا نذیرہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پوچھا، شمشاد نگر میں بدری کی دکان کس طرف ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ اپنی دکان پر ایسا کیا بیچتا ہے کہ اسے ملازم رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور وہ بھی 8 سالہ معصوم بچے بھولا کو؟ بدری کا اصل نام بدر دین ہے تھانے دار صاحب، اس کی کرانے کی دکان ہے، امیر حسین نے مجھے بتایا، اور وہ دکان شمشاد نگر میں نہیں بلکہ لالا موسیٰ کے مین بازار میں ہے۔ مطلب جی ٹی روڈ کی دوسری جانب؟ جی ہاں، امیر حسین نے اسبات میں جواب دیا، گلہ منڈی کے بہت قریب۔ نذیرہ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ جی ٹی روڈ کتنی مصروف اور خطرناک سڑک ہے؟ میں نے لاپتہ بچے کی ماں سے سوال کیا۔ اتنے چھوٹے بچے کو تم نے کام پر لگا دیا اور وہ بھی چلتی ہوئی سڑک کے اس پار؟ بھلا ایسی بھی کون سی مجبوری آن پڑی تھی؟ بھولا بہت سمجھدار اور ہوشیار بچہ ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ وہ ہمیشہ بس اسٹاپ والی جگہ سے ہی روڈ پار کرتا ہے، وہاں بالکل بھی رش نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے گاڑیوں کے گزرنے کا رش، اس لیے حادثے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ باقی جہاں تک میری مجبوریوں کا سوال ہے تو… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ چند لمحات تک تذبذب ایسی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کوبا کی وفات کے بعد میں نے کھیتوں میں مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ عرصے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ نذیرہ کسی واقعے کا حوالہ دینے کے بعد ایسے خاموش ہو گئی تھی کہ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ واقعہ یقیناً ناخوشگوار اور انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ اس ذیل میں نے بھی مزید کوئی سوال نہیں کیا اور معتدل انداز میں پوچھا، بھولا کب سے بدری کی دکان میں کام کر رہا تھا؟ لگ بھگ 6 ماہ سے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ اور تمہیں کھیت مزدوری سے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال یا ایک آدمہ اوپر۔ تو اب تم دن بھر اپنے گھر میں رہتی ہو؟ میں نے نذیرہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ اور بھولا بدری کی دکان پر؟ تھانے دار صاحب، غریبوں پر قسمت اتنی مہربان نہیں ہوتی کہ وہ آرام سے گھر بیٹھے رہیں، نذیرہ نے تلخی سے جواب دیا۔ میں نے کھیت مزدوری چھوڑ دی مگر کام سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ بھولا کو اس دکان سے اتنے پیسے نہیں ملتے جس سے ہم ماں بیٹا آسانی سے گزارا کر لے۔ تو پھر تم کیا کرتی ہو؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن مانجنے کا کام کرتی ہوں، اس نے بتایا۔ بس میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب بھولا دکانداری کا ہنر سیکھ لے۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو پرچون کی دکان کھول کر دوں گی، اور وہ بھی لالا موسیٰ کے مین بازار میں۔ مگر یہ ضروری تو نہیں کہ انسان جیسا سوچتا ہو ویسا ہو بھی جائے۔ نذیرہ نے دل شکستہ انداز میں بات مکمل کی تو میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
मैं बहुत जल्द गुमशुदा भोला को ढूंढ निकालूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना, तुम्हारा बेटा किराना स्टोर का तजुर्बा हासिल करने के बाद अपनी बड़ी सी दुकान जरूर खोलेगा, और वो भी तुम्हारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। थानेदार साहब, वो बेसाख्ता बोली, सोना रब आपकी जुबान मुबारक करे। अमीर हुसैन ने आवाज़ बुलंद आमीन कहा। कल सुबह जब भोला घर से निकला तो उसने किस किस्म का लिबास पहन रखा था? मैंने नजीरा से पूछा। शलवार और कमीज, उसने बताया। लिबास का रंग हल्का भूरा और पाँव में चमड़े की काली चप्पल, नजीरा ने जवाब दिया। अंगूठे वाली। ठीक हो गया। मैंने इन अहम मालूमात को अपनी डायरी में नोट करते हुए दरियाफ्त किया। क्या भोला पहले भी कभी इस तरह गायब हुआ है? नहीं थानेदार साहब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए तो मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। परेशान होने से मसाइल कभी हल नहीं होते नजीरा, मैंने उसकी कुशादा और पुरकशिश आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में कहा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अच्छी तरह सोच कर बताओ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। तुम्हारी या भोला की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। ना, ना जी, वो जल्दी से बोली। शमशाद नगर में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। और शमशाद नगर के बाहर? मैंने बदस्तूर उसकी झील जैसी आंखों में झांकते हुए पूछा। न अंदर और न बाहर, वो संभलते हुए लहजे में बोली। मैं चंद लम्हात तक नज़ीरा के चेहरे और आंखों के तासुरात का बगौर जायज़ा लेता रहा। मेरी तजुर्बाकार काबी निगाह ने ये तो भाप लिया था कि वो मुझसे दानिस्ता कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। ताहम इस मौके पर मैंने इसरार से गुरेज करते हुए इस मामले को आइंदा के लिए छोड़ दिया और ठहरे हुए लहजे में इस्तिफसार किया। नज़ीरा, तुम्हारे पास भोला की कोई फ़ोटो है? वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी जी है मलिक साहब। भोला की तस्वीर उसकी तलाश में बहुत मददगार साबित हो सकती है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। नज़ीरा, क्या तुम वो तस्वीर मुझे दे सकती हो? हाँ हाँ ज़रूर, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए तुरंत बोली। मगर वो फ़ोटो घर में रखी हुई है, आप कहें तो मैं अभी आपको लाकर दे सकती हूँ। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। भोला की वो तस्वीर तुम्हारे घर में महफूज तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल महफूज है। बस तो तुम इस तस्वीर को फ़िलहाल अपनी हिफाजत में ही रहने दो। मैंने एक ख़ास मकसद के तहत कहा। मैं किसी वक्त घर आकर तुमसे ले लूँगा, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। ना जी, भला मुझे क्यों एतराज़ होने लगा? वो पुरएतमाद लहजे में बोली। आप मेरे भोला को ढूंढ कर मेरे पास लाने वाले हैं, अब जब चाहे मेरे घर आ सकते हैं। तुम वापस शमशाद नगर चली जाओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अभी से भोला की तलाश का काम शुरू कर रहा हूँ। मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी, मैं किसी को भेजकर तुम्हें थाने बुला लूँगा। मेरी बात नज़िया की समझ में आ गई। शुक्रिया थानेदार जी, ये कहकर वो खड़ी हो गई। मुझे यकीन है कि आप जल्द अज जल्द भोला को मुझसे मिलवा देंगे, इंशाअल्लाह, मैंने सिद्क दिल से कहा। मेरे लायक जो भी खिदमत हो बिला झिझक बताएं थानेदार साहब। अमीर हुसैन खड़े होते हुए पुरखुलूस अंदाज में बोला। नज़ीरा का पड़ोसी होने के नाते मेरी शदीद ख्वाहिश है कि भोला की बाजियाबी वाली मुहिम में मैं थोड़ा हिस्सा मेरा भी डाल दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने अज़बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं आपको ऐसा मौका ज़रूर दूंगा। वो दोनों मुझे सलाम करने के बाद रुखसत हो गए। मैंने नज़ीरा से उसके किसी दुश्मन के बारे में सवाल किया था, तो वो लम्हे भर के लिए गड़बड़ा कर रह गई थी, मगर फिर फौरन ही उसने सूरत हाल को संभाल लिया था। लेकिन उसी एक मुतज़ब्ज़िब लम्हे में मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, जो वो अमीर हुसैन के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसके घर पर एक तफसीली मुलाकात का फ़ैसला कर लिया था। औरत का हुस्न और ख़ूबसूरती ही उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। नज़ीरा हसीन और जमील होने के अलावा इंतहाई जाजिब नज़र भी थी। इस पर मुस्तज़ाद वो एक बेवा थी। नज़ीरा का गैर महफूज जोबन और बेहिसार शबाब किसी भी मर्द को उसकी जानिब मुतवज्जा होने पर मजबूर कर सकता था, और करीब से दुश्मनी करना बहुत आसान हो जाता है। बाबर उर्फ भोला की गुमशुदगी की रिपोर्ट 30 मार्च की सुबह मेरे थाने में दर्ज कराई गई थी। वो हफ्ते का दिन था। मुबैना तौर पर भोला गुज़िश्ता रोज़ 29 मार्च की दोपहर से गायब था। मैंने भोला की तलाश का काम वहीं से शुरू किया
जहां वो आखिरी मर्तबा जिंदा सलामत देखा गया था, यानी लाला मूसा के मेन बाजार में वाक़ बदरदीन उर्फ बदरी की किराना स्टोर से। हमारे ज़माने में थाने का अमला निहायत ही मुख्तसर हुआ करता था और इसका सबसे बड़ा सबब क्राइम रेट का कम होना था। बाज़ औक़ात तो हफ्तों बल्कि महीनों गुजर जाते थे और किसी जुर्म की रिपोर्ट दर्ज करने की नौबत नहीं आती थी। वक्त गुजरने के साथ जहां आबादी में इजाफा हुआ, वहां इंसानी ख्वाहिशात भी बेलगाम होती गई हैं। जब किसी माशरे से कनात और सब्र व शुक्र रुखसत हो जाएं, तो जहनी इंतशार और अखलाकी इन्हितात उस समाज को अपने हब्स ज़दा जहरीले नरगे में ले लेता है। ऐसे गैर यकीनी माहौल में जुर्म को बआसानी फलने फूलने का मौका मिलता है। इस वक्त हमारे चारों तरफ यही सब तो हो रहा है। मैं जब कांस्टेबल बशारत की मैयत में बदरी की दुकान पर पहुंचा तो उस वक्त दोपहर हो रही थी। मस्कुरा दुकान मेरे थाने से ज्यादा दूर नहीं थी। हम टहलते हुए उधर जा निकले थे। बदरी अपनी दुकान पर मौजूद था। हम दोनों पुलिस यूनिफॉर्म में थे, इसलिए हम पर नजर पड़ते ही वो कुछ घबरा सा गया। लेकिन जब मैंने नर्म लहजे में उसे अपनी आमद की गर्ज व गायत से आगाह किया तो उसकी जान में जान आ गई। बदरी, तुमने क्या समझा था? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर मोतदिल अंदाज में कहा। तुम्हारी परेशानी देखने से ताल्लुक रखती थी। वो जनाब, सांप, चोर और पुलिस की वर्दी का अपना एक खौफ होता है, उसने संभले हुए लहजे में कहा। इंसान ने कुछ ना भी किया हो, अंदर से बहुत डर लगता है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बद्री, कि पुलिस की वर्दी का एक खास रौब और दबदबा होता है, मैंने कहा। लेकिन तुमने चोर और सांप वाली मिसाल में पुलिस यूनिफॉर्म को शामिल करके मेरे इल्म में इजाफा किया है। मैंने तो आज तक यही सुना और पढ़ा है कि सांप और चोर की बड़ी दहशत होती है। बस जी, वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। वो माजूरत ख्वाना अंदाज में बोला। मुझे माफ कर दे सरकार। जाओ, माफ किया, मैंने फराख दिली से कहा। तुम भी क्या याद करोगे किस सखी थानेदार से पाला पड़ा था। बद्री खुश हो गया और उसने ठंडी बोतलों से हमारी तवाज़ी करते हुए मुअद्दब अंदाज में पूछा, हुक्म करे थानेदार साहब, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? बद्री की उम्र 40 से मुतजाविज थी। वो गहरे सांवले रंग का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। उसकी शक्ल व सूरत ढंग की थी और ना ही शख्सियत मुतासर कुन। हर इंसान अल्लाह की तख्लीक है, लिहाजा इसकी तहकीर किसी भी तौर पर जायज़ नहीं। मैंने यहाँ पर बद्री को मतऊन करने के लिए ये अल्फाज अदा नहीं किए, बल्कि मेरे पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ उसका हुलिया बयान करना था। इसलिए मेरे बयान को महज बयान ही समझा जाए। मेरे इस्तिफसार के जवाब में बद्री ने मुझे बताया कि भोला की माँ उसकी दुकान से अपने घर का सौदा लेने आई थी। हर बार वो मेरे किराना स्टोर की बहुत तारीफ करती और मुझसे कहती कि मैं उसके बेटे को अपने पास काम पर लगा दूं। भोला बहुत छोटा था, इसलिए मैंने हमेशा उसे मना किया, लेकिन उसका इसरार बढ़ता गया। मजबूर होकर मैंने उसकी बात मान ली और लगभग 6 माह पहले मैंने भोला को काम सिखाने की गर्ज से अपने पास रख लिया। लेकिन जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि नज़ीरा की ज़िद के आगे हथियार डालकर मैंने संगीन गलती कर दी थी। कैसी गलती? मैंने कता कलामी करते हुए उससे पूछा। मुझे भोला को अपनी दुकान पर नहीं रखना चाहिए था। मगर हुआ क्या? मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। क्या नज़ीरा ने कोई गड़बड़ कर दी? वो बेचारी क्या गड़बड़ करती? वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। कसूर माँ का नहीं, बेटे का था सरकार। मैं पूछे बिना न रह सका। क्यों? भोला ने ऐसा क्या कर दिया था? उसे दुकानदारी सीखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी थानेदार साहब। बद्री ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वो 1 घंटा मेरी दुकान के अंदर होता था और आधा घंटा बाहर। वो बच्चों को खेलते देखकर एकदम मचल जाता, फिर दुकान के काम में उसका ध्यान नहीं लगता था। मैं उसकी फितरी मजबूरी को अच्छे से समझता था। भोला की उम्र खेल कूद की थी और नज़ीरा ने उसे ज़बरदस्ती काम पर लगा दिया था। मैंने कभी भोला को डांटा नहीं, हाँ अलबत्ता कई बार उसे समझाने की कोशिश ज़रूर की थी, मगर मेरी नसीहत का उस पर खास असर भी न पड़ता। तंग आकर मैंने उसके बारे में एक फ़ैसला कर लिया। बद्री सांस हमवार करने की गर्ज से मुतवक्किफ़ हुआ तो मैंने फ़ौरन सवाल दाग दिया। कैसा सवाल? भोला की छुट्टी करने का फ़ैसला, उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब नज़ीरा मेरी दुकान पर आएगी तो मैं भोला का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा और कहूँगा, ये काम मेरे बस का है और ना ही भोला के, तुम अपने बेटे को ले जाओ। लेकिन
वो यकायक खामोश हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन क्या बद्री? कल शाम में नज़ीरा अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ आई और उसने बताया कि भोला घर नहीं पहुंचा। वो बोझल आवाज में बोला, और आज आप इसी सिलसिले में तफ्तीश करते हुए मेरे पास आए हैं। आह! वो एक लम्हे भर के लिए रुका, फिर दुखी लहजे में इजाफा कर दिया, पता नहीं वो मासूम बच्चा कहाँ गुम हो गया। नज़ीरा ने मुझे बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ भोला अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके जल्दी चला गया था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मुतदिल अंदाज में पूछा, मुझे बता वो कल कितने बजे तुम्हारी दुकान से निकला था? वो पेशी यानी ज़ोहर का वक्त था सरकार, बद्री ने जवाब दिया। यही कोई 1:30 या 2 बजे होंगे। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ गया होगा? बद्री ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब। हाँ, मेरा ख्याल है भोला अपनी मर्जी से तो गुम नहीं हो सकता। बुझारते नहीं डालो बद्री। मैंने तेज नजर से उसे घूरा। जो भी कहना चाहते हो साफ और सीधे अल्फाज में कहो। सरकार, भोला की उम्र सिर्फ 8 साल है, वो वजाहत करते हुए बोला। इतनी छोटी उम्र में कोई भी बच्चा घर से भागने के बारे में नहीं सोच सकता। जरूर उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। मसलन कैसा हादसा? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तिफसार किया। मैं एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने कहा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ये अफसोसनाक वाकया ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। फिर मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, तुम्हारे ख्याल में भोला की गुमशुदगी का सबब क्या हो सकता है? अगवा, उसने सरसराती हुई आवाज में जवाब दिया। मैं चंद लम्हात तक टटोलती हुई नजरों से उसे तकता रहा, फिर इस्तेरारी लहजे में इस्तिफसार किया, बद्री, क्या तुम्हारे ददियाल में किसी बंदे ने कभी पुलिस की नौकरी की है? मेरा मतलब है तुम्हारे दादा या बाप या फिर किसी चाचे ने? नहीं सरकार, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हारे सोचने का अंदाज पुलिस वालों जैसा है। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। अगवा का इम्कान मेरे जहन में भी है। थानेदार साहब, मैंने जैसा समझा वो आपको बता दिया, उसने आम से लहजे में कहा। भोला बहुत ही छोटा और नासमझ बच्चा है। हो सकता है कोई गलत आदमी उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया हो। छोटे बच्चों को बहकाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तुमने किसी गलत आदमी का जिक्र किया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्या पिछले चंद रोज में तुमने अपनी दुकान के आसपास किसी मशकूक आदमी को टहलते हुए या भोले को किसी अजनबी शख्स से बात करते हुए देखा था? बद्री ने नफ़ी में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद मैंने बद्री को फारिग कर दिया और रुखसत होने से पहले ताकीदी अंदाज में कहा, तुम अपनी आंखें और कान खुले रखना। कोई भी ऐसी बात तुम्हें पता चले जो भोला की तलाश में काम आ सकती हो, फौरन थाने आकर मुझे बताना। भोला को ढूंढ निकालना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है बद्री। मैं कल किसी वक्त दोबारा यहाँ का चक्कर लगाऊंगा। जो हुक्म माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़कर फिदवियाना अंदाज में बोला। मैं कांस्टेबल बशारत अली के हमरा थाने की जानिब पेश कदमी करते हुए भोला की पुरइसरार गुमशुदगी के बारे में सोच रहा था। अगर कल सुबह तक उसकी कोई खैर खबर न मिलती तो फिर अगवा के बारे में संजीदगी से गौर किया जा सकता था। एक बात जो मुझे हजम नहीं हो पा रही थी वो भोला की गलत बयानी थी। सवाल ये पैदा होता था कि उसने अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके बद्री से जल्दी छुट्टी क्यों ली थी। भोला के इस फेल की कोई मंतक मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने अपने जहन को ज़्यादा उलझाना मुनासिब न समझा और ये सोचकर इस मामले को आगे बढ़ाया कि हो सकता है कि उसने काम से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला हो। अचानक एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। किसी ने मुझे पुकारा था। मैंने पलट कर देखा तो वो एक मुलाजिम सूरत शख्स मेरी नज़र के फ्रेम में आ गया। वो आदमी मेरे लिए कतई अजनबी था, लेकिन चूंकि उसने मेरे सरनेम से मुझे पुकारा था इसलिए वो लायक तवज्जो था। हाँ भाई, तुम्हें मलिक साहब से क्या काम है? मैंने उससे पूछा। मुझे नहीं थानेदार साहब, वो एक जानिब इशारा करते हुए जल्दी से बोला। चौधरी साहब को आपसे कोई काम है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको बुलाकर लेकर आऊं। मेरा ध्यान चौधरी इरशाद हुसैन की जानिब चला गया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाने के बाद कदरे खुश्क लहजे में कहा, चौधरी इरशाद तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं चौधरी बरकत अली की बात कर रहा हूँ मलिक साहब। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। चौधरी बरकत अली और चौधरी रहमत अली गल्ला मंडी लाला मूसा के दो मशहूर और मोतबर आड़ती थे। चौधरी बरकत अली से मेरी अच्छी दुआ सलाम थी और इत्तेफाक से इस वक्त मैं
गल्ला मंडी से ही गुजर रहा था। बशारत अली, तुम थाने जाओ, मैंने कांस्टेबल से कहा। मैं चौधरी साहब से मुलाकात करने के बाद आता हूँ। ओके मलिक साहब, बशारत अली ने फर्माबरदारी से कहा। मैं चौधरी बरकत अली के फरिस्तादा के साथ हो लिया। चौधरी बरकत अली ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने पुरखुलूस अंदाज में कहा, मलिक साहब, ये खाने का वक्त है। पहले मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। खाने का तकल्लुफ़ न करें चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। खाने की बिल्कुल भी हाजत नहीं है। मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है मलिक साहब, वो इस्तरारी लहजे में बोला, और आपको भी मेरा साथ देना होगा। आप मुश्किल से तो काबू में आते हैं। अगर आप पर मेरी निगाह न पड़ती तो आप हाथ से निकल गए थे। मैंने फ़ौरन ही आपके पीछे अपने बंदे को दौड़ाया और अब आप यहाँ पर हैं। मैं एक बच्चे की गुमशुदगी के सिलसिले में पूछताछ करने मेन बाज़ार की तरफ गया था, मैंने वजाहत करते हुए कहा। बस ज़हन उसी मामले में उलझा हुआ था, इसलिए आपसे मुलाकात का ख्याल ही नहीं आया। कोई बात नहीं, मसरूफियत में ऐसा हो जाता है, उसने सरसरी अंदाज में कहा। इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे, पहले मैं खाने का बंदोबस्त कर लूँ। सच्ची बात तो यह है कि उस वक्त मुझे भी भूख महसूस हो रही थी, और चौधरी बरकत अली से मेरी ऐसी बेतकल्लुफ़ी थी कि मैं उसके इसरार के सामने अपने इनकार का बंद न बांध सका। चौधरी ने अपने मुलाजिम को भेजकर मुर्ग छोले, मटन पुलाव और गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां मंगवा ली। खाने के दौरान में बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा। मैंने चौधरी बरकत अली को भोला की पुरस्रार गुमशुदगी के बारे में तफसीलन बताया तो उसने गंभीर अंदाज में कहा, मलिक साहब, नज़ीरा बीबी का लड़का कल दोपहर से गायब है। 24 घंटे गुजर गए हैं, मगर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। ये खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। इसीलिए तो मैं भी ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। भोला एक नाबालिग और मासूम बच्चा है। मुझे डर है कि वो किसी औबाश के हत्थे ना चढ़ जाए। छोटे बच्चों के साथ होने वाली मुजरिमाना ज़बरदस्ती के वाक़यात तो अक्सर सुनने में आते रहते हैं। चौधरी बरकत अली ने चौंके हुए अंदाज में सवाल किया, मलिक साहब, क्या आपके पास भोला की कोई फ़ोटो है? अभी तो नहीं है, मगर मिल जाएगी। मैंने उसे बताया। भोला की माँ ने मुझे एक तस्वीर देने का वादा किया है। आप पहली सूरत में नज़ीरा से वो फ़ोटो हासिल कर लें। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। क्यों? मैं पूछे बिना न रह सका। क्या कोई ख़ास बात है? मैं एक नज़र उस फ़ोटो को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर नज़ीरा से भोला की तस्वीर लेकर आता हूँ, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, और पूछा, मगर ये तो बताएं कि आपके जहन में चल क्या रहा है? मैंने वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, कल एजाज को एक छोटे बच्चे से बातें करते देखा था। उसकी उम्र 8 से 10 साल के दरमियान होगी। मैं तो इस वाक़े को भूल भाल गया था। अभी अचानक ही ये बात मेरे जहन में ताज़ा हो गई। चौधरी के बयान ने मेरे रगो पैर में करंट सा दौड़ा दिया। मैंने सरसराती आवाज़ में इस्तिफसार किया, ये कब की बात है? मेरा मतलब है, आपने कल कितने बजे उस बच्चे को एजाज के साथ बातें करते हुए देखा था? और ये भी बताएं, एजाज कौन है? एजाज एक ट्रक ड्राइवर है मलिक साहब, उसने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। वो लगभग 4 या 4:30 बजे का वक्त होगा। मुझे याद है असर की अजान हो रही थी। एजाज अपने ट्रक पर माल लोड करा रहा था। ये एजाज इस वक्त कहाँ मिलेगा? चौधरी साहब, मैंने इसराइल लहजे में दरियाफ्त किया, मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। हो सकता है भोला के हवाले से कोई इशारा मिल जाए। आप फौरी तौर पर एजाज से मुलाकात नहीं कर सकते मलिक साहब, चौधरी बरकत अली ने गहरी संजीदगी से कहा। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने सवाल किया। एजाज अनाज से भरा हुआ ट्रक लेकर पेशावर गया हुआ है, चौधरी ने बताया। परवेज़ भी उसके साथ है। जाजी और पेजा 2 दिन के बाद वापस आएंगे। आप यूँ समझ लें कि 1 अप्रैल की शाम को। जाजी और पेजा से चौधरी की मुराद एजाज और परवेज़ थे। मैंने पूछा, ये पेजा कौन है? पेजा ट्रक का क्लीनर है मलिक साहब, चौधरी ने जवाब दिया। वो दोनों साथ ही चले थे। आप ड्राइवर एजाज और उसके क्लीनर को कब से जानते हैं चौधरी साहब? मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तिफसार किया। लगभग 2 साल से। उनका चाल चलन कैसा है? मैंने पूछा। चौधरी ने बताया, मुझे उन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। बाकी दिलों का हाल तो सोना रब ही जानता है मलिक साहब। किसी इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब इसमें फितूर आ जाए। चौधरी साहब, आपकी बातों ने मुझे भोला के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद कर दिया है, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा।
اب مجھے جانا ہوگا، میں بہت جلد بھولا کی تصویر کے ساتھ آپ سے ملنے آؤں گا۔ دعا کریں کہ بھولا خیریت سے ہو۔ اللہ پاک اس معصوم بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، میں نے صدق کے دل سے کہا۔ اس کے بعد میں نے چودھری برکت علی سے الوداعی مصافحہ کیا اور اس کی دکان سے نکل کر اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے تھانے کے عملے کے نام پر صرف 5 اہلکار اپنے فرائض انجام دیتے تھے، یعنی میں، حوالدار صابر شاہ اور 3 کانسٹیبلز، جن کے نام الگ ترتیب اسماعیل خان، بشارت علی اور فرید حسین تھے۔ مذکورہ تھانے میں میری تعیناتی کو کم و بیش 1 سال ہو گیا تھا۔ اس مختصر سے عملے کے ساتھ تھانے داری کے معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے کہ اب بھولا کی پر اسرار گمشدگی نے مجھے خاصا پریشان کر دیا تھا۔ چودھری برکت علی نے اگرچہ اعجاز اور پرویز کے کردار کے حوالے سے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن میں اس معاملے کو سرسری انداز میں نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا اسی شام میں نذیرہ بی بی سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا تاکہ اس سے بھولا کی تصویر حاصل کر کے اپنی تفتیش کو ذرا تیزی سے آگے بڑھا سکوں۔ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ نذیرہ نے میری دستک کے جواب میں دروازہ کھولا اور مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ ہم دونوں گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ وہ میری خاطر تواضع کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نذیرہ، تم جلدی سے بھولا کی تصویر مجھے دے دو۔ جب تمہارا بیٹا بازیاب ہو جائے گا تو پھر میں دعوت کھانے تمہارے گھر آؤں گا۔ اس نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ 5 بائی 7 انچ سائز کا ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹو تھا، جس میں بھولا کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس تصویر کو بغور دیکھ رہا تھا کہ نذیرہ نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ میرے بھولا کو ڈھونڈ نکالیں گے نا؟ انشاءاللہ ضرور، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں کل ہی اس فوٹو کی درجن بھر کاپیاں بنا کر آس پاس کے علاقوں میں بھولا کی تلاش کا کام شروع کروا دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نذیرہ۔ بھولا کو تم تک پہنچانا اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ نذیرہ کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک پرکشش اور پرجمال عورت تھی۔ اس وقت اگرچہ وہ حزن و ملال کا مرقع بنی ہوئی تھی، بھولا کی گمشدگی نے اس کا سکھ چین چھین لیا تھا، لیکن سوگوار حسن کی بھی ایک اپنی بات ہوتی ہے۔ نذیرہ اس دلگفتے کے عالم میں کچھ زیادہ ہی دل نشین اور جاذب نگاہ لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی خوشنمائی کے بارے میں جو بھی کہا وہ حقیقت حال سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے تسلی بخش الفاظ نے نذیرہ کی دھاڑس بندھائی۔ وہ آنکھوں میں اتر آنے والے بے اختیار آنسو کو صاف کرتے ہوئے قدرے توانا اور پر حوصلہ لہجے میں بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ کسی کے احسان کو یاد رکھنا انسان کے اعلیٰ حسب نسب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ کم ظرف اور کم اصل لوگوں کے بس کی بات نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ لیکن صرف احسان مند ہونے سے کام نہیں چلے گا نذیرہ۔ جی؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قبل اس کے کہ نذیرہ کے ذہن میں میرے حوالے سے، میری ذات کے حوالے سے کسی قسم کے شکوک و شبہات سر ابھارتے، میں نے ٹھہرے ہوئے وضاحتی لہجے میں کہا، اس کے علاوہ مجھے تمہارے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کام تم 16 آنے سچ بول کر ہی کر سکتی ہو۔ تھانے دار صاحب، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس نے منت ریز لہجے میں کہا۔ آئندہ بھی میں آپ کو ہر بات کھری اور سچی بتاؤں گی۔ آپ پوچھیں جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آج صبح جب تم بھولا کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے تھانے آئی تھی تو تمہارے ساتھ امیر حسین نامی ایک شخص بھی تھا، میں نے شکستہ دل نذیرہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ اس وقت تم نے مجھے بتایا تھا کہ اپنے خاوند یعقوب عقوبہ کے انتقال کے بعد تم نے کھیت مزدوری شروع کر دی تھی، مگر کچھ عرصے کے بعد تم نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ تم نے اس کا سبب کوئی ناخوشگوار واقعہ بتایا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے پڑوسی امیر حسین کی موجودگی میں اس موضوع پر میں نے تم سے بات نہیں کی تھی، مگر اب میں تفصیل سے وہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کے اندر سے امید کی کوئی کرن پھوٹ پڑے اور میں اس کے سہارے بھولا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے جتنی بڑی اور خوش آئندہ بات کہہ دی تھی، اس کے بعد نذیرہ کے پاس انکار یا اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ تاہم اس کے باوجود بھی بولنے سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں میں تذبذب کی پرچھائیاں بڑی واضح دکھائی دی تھیں۔ اس کا چہرہ بھی کشمکش کی آماجگہ بنا ہوا تھا۔ اس واقعے کا تعلق نیاز علی عرف نیاجہ سے ہے تھانے دار صاحب، وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔
میں چودھری ارشاد حسین کی زمینوں پر کام کرتی تھی اور وہ نیاجا چودھری صاحب کا خاص ملازم ہے۔ وہ تمام کھیت مزدوروں کا نگراں بھی ہے۔ وہ مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ مثلاً کیسی بری نظر؟ میں نے پوچھا۔ نذیرہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کوئی عورت کسی مرد کی بری نظر کا ذکر کرے تو در حقیقت وہ اس مرد کی ہوس، ہرس اور بدنیتی کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ میں نذیرہ کے بیان کی تہہ میں پہنچ گیا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے بھی بتائے، اس لیے میں نے اس سے وہ سوال کیا تھا۔ ہم سب نیاجا کی نگرانی میں کام کرتے تھے تھانے دار صاحب، وہ ایک مزمحل اور افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ روزانہ ہی اس سے میرا واسطہ پڑتا تھا۔ وہ جب بھی مجھے تنہا پاتا تو گھیرنے کے لیے معنی خیز اور گندی باتیں کرتا۔ میں نے پہلے ہی دن سے اس کی نیت کو بھانپ لیا تھا۔ کوبا کی وفات کے بعد نیاجا نے مجھے ایک کٹی پتنگ سمجھ لیا تھا، جس کا کوئی مالک اور کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ وہ جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کی ملکیت کہلاتی ہے۔ مگر میں بیوہ تھی، کوئی کٹی ہوئی پتنگ نہیں تھی، سو میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ میرے مسلسل نظر انداز کرنے سے نیاجا کا غصہ بڑھتا گیا۔ وہ مجھے آسان شکار سمجھتا تھا، مگر میں کسی بھی صورت اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ بولتے بولتے یکلخت رک گئی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، ایک دن کیا نذیرہ؟ وہ موسم گرما کی ایک بھری دوپہر تھی۔ میں کھیتوں میں اندر گندم کی کٹائی میں مصروف تھی کہ نیاجا میرے پاس آ گیا۔ اس وقت میرے ارد گرد کوئی بندہ بشر موجود نہیں تھا۔ نذیرہ نے تلخی بھرے لہجے میں بتایا۔ نیاجا نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ اس نے غسیلے انداز میں کہا۔ میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن تم نے میری پرخلوص پیشکش کو بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں زور زبردستی پسند ہے تو یہی صحیح۔ بات ختم کرتے ہی اس نے مجھے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی یہ صحیح کامیاب نہیں ہونے دی اور چلا کر کہا، نیاجے میرا ہاتھ چھوڑ دو، ورنہ میں اتنا شور مچاؤں گی کہ سب یہاں جمع ہو جائیں گے۔ تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نذیرہ، وہ ایک مکروہ کہا لگاتے ہوئے بولا، کیونکہ یہاں آس پاس کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے سب کو چھٹی دے دی ہے، اس کے بعد ہی یہاں پر آیا ہوں۔ میری بات مان لو، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ اگر تم راضی ہو جاؤ تو اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ میں تمہیں گاہے بگاہے کچھ پیسے دیتا رہوں گا اور تم بکواس بند کرو گھٹیا انسان، میں نے تیش کے عالم میں اس سے کہا۔ میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں کہ تمہاری ناپاک خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گی۔ اگر تم نے میری کلائی نہیں چھوڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ایک کلائی نیاجے نے اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے رکھی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ آزاد تھا، اور اس آزاد ہاتھ میں نے تیز دانتوں والی درانتی پکڑ رکھی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے اس درانتی کو وار کرنے کے انداز میں حرکت بھی دی تھی۔ نذیرہ، تم مجھے اس درانتی سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ میں انہی درانتیوں، کدالوں، بیلچوں اور پھاوڑوں کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا ہوں۔ چاقو، چھری، نیزے، بھالے اور برچھے بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ غصہ تھوک دو اور ٹھنڈے دل سے میری بات پر غور کرو۔ میں غصہ تھوک دوں؟ میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ نیاجا، تم مجھ سے یہی چاہتے ہو نا؟ ہاں ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ میں اتنی دیر سے تمہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نذیرہ۔ تھانے دار صاحب، نذیرہ نے اپنی وپتا کے اختتام پر مجھ سے کہا، میں نیاجے سے شدید نفرت کرتی تھی، اور یہ نفرت غصے کی شکل میں میرے منہ کے اندر جمع ہو چکی تھی۔ میں نے نیاجے کی خواہش پوری کر دی۔ اس نے مجھ سے غصہ تھوکنے کو کہا تھا، میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پھر میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب تک نیاجا اپنا چہرہ صاف کرتا، میں کھیتوں سے نکل گئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وہ دن اور آج کا دن میں پھر مزدوری کے لیے کھیتوں کی طرف نہیں گئی۔ تمہارے اس رویے پہ نیاجے کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہو۔ نیاجا انسان نہیں شیطان ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اور شیطان اپنی ہزیمت کبھی فراموش نہیں کرتا۔ لہٰذا میں نے اسی روز اپنی حفاظت کا پکا بندوبست کر لیا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تم کس بندوبست کی بات کر رہی ہو نذیرہ؟ میں اسی شام حویلی گئی اور چودھری صاحب کو دن والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اس نے جواب دیا، ہمارے چودھری ارشاد حسین صاحب بہت ہی سمجھدار اور ہمدرد انسان ہیں۔ انہوں نے توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، نذیرہ،
तुम बेफ़िक्र होकर अपने घर जाओ, मैं नियाज़ा को समझा दूँगा। आज के बाद वो कभी तुम पर मैली नज़र नहीं डालेगा। क्या चौधरी इरशाद के समझाने से नियाज़ा पर कोई असर हुआ था? मैं पूछे बिना न रह सका। हाँ, बिल्कुल, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। फिर कभी नियाज़े ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की हिम्मत नहीं की। मैं खुद भी उससे दूर ही रहने की कोशिश करती हूँ। कभी इत्तेफ़ाक से हमारा सामना हो भी जाए, तो वो ज़ुबान से कुछ नहीं कहता, बस भूखी नज़र से मुझे घूरता रहता है। सच पूछे तो मुझे उसके इस तरह देखने से भी बहुत डर लगता है थानेदार साहब। क्या उस दौरान में कभी नियाज़े ने तुम्हें खतरनाक नताइज की धमकी भी दी थी? मैंने नज़ीरा से एक अहम सवाल पूछा। जी, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन मैंने उसके अल्फ़ाज़ पर तवज्जो नहीं दी थी। उसने तुमसे क्या कहा था? नज़ीरा, तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने मुझसे कहा था, मगर तुम्हारा कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। याद रखो, जिस बाग का कोई रखवाला न हो, उसे उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी हिफ़ाज़त करने वाला कोई शौहर है और ना ही भोला के सर पर बाप का साया। अगर तुम्हें अपनी बर्बादी की परवाह नहीं है, तो उस मासूम बच्चे का ही कुछ ख़याल कर लो। भोला के साथ कोई ऊँच-नीच हो गई तो तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी खून के आँसू बहाते हुए गुज़रेगी। नज़ीरा के सनसनीखेज़ जवाब ने मेरे दिमाग में खलबली मचा दी। उसके बयान से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि नियाज़े ने भोला के हवाले से उसे संगीन नोयत की धमकी दी थी। ये बात नियाज़े ने तुमसे कब की थी? मैंने पूछा। लगभग 1 माह पहले, वो सादगी से बोली। इसके बाद मज़ीद सवाल-ओ-जवाब की ज़रूरत बाकी रही थी और ना ही गुंजाइश। मैंने उस ताउन पर नज़ीरा का शुक्रिया अदा किया और उसे खामोश रहने की हिदायत देने के बाद बाहर निकल आया। गली में नज़ीरा का पड़ोसी अमीर हुसैन टहल रहा था। मुझ पर निगाह पड़ी तो मेरे नज़दीक आ गया। मलिक साहब, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी से बोला। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उसके सलाम के जवाब देने के बाद पूछा, खैरियत तो है? तुम किस सिलसिले में इतनी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मैंने आपको नज़ीरा के घर में दाखिल होते हुए देख लिया था। उसने मुअत्तदिल अंदाज में कहा, लेकिन अंदर जाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए गली में ही रुक गया। मैं दरअसल भोला के बारे में जानना चाहता था। क्या उस बच्चे का कोई सुराग मिला? अभी तो तलाश का अमल शुरू हुआ है अमीर हुसैन, मैंने कहा। मैं नज़ीरा से भोला की फ़ोटो लेकर जा रहा हूँ। उम्मीद है जल्द ही गुमशुदा बच्चे तक पहुँच जाऊँगा। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइए। उसने ताउन आमेज़ लहजे में कहा। भोला का अचानक गायब हो जाना नज़ीरा के लिए बहुत बड़ा सदमा है। एक पड़ोसी होने के नाते मैं उस दुखी औरत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मेरे जज़्बात को समझ सकते हैं। मैं तुम्हारे जज़्बात को न सिर्फ़ समझ रहा हूँ बल्कि दिल की गहराइयों से उनकी कद्र करता हूँ अमीर हुसैन। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए नपे-तुले अल्फ़ाज़ में सवाल किया। मुझे बताओ तुम भोला के लिए क्या कर सकते हो? मेरा मतलब है इस हवाले से तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है? अमीर हुसैन ने आज सुबह थाने में भी अपनी खिदमत की पेशकश की थी और अभी उसको देखकर मुझे एक अछूता ख़याल आया था। उसने फर्माबरदारी से जवाब दिया, मेरे ज़हन में तो कोई ख़ास मंसूबा नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वो करने की कोशिश कर सकता हूँ। कोई ख़ास मंसूबा नहीं है तुम्हारे पास? तो आम मंसूबे से ही काम शुरू करो। मैंने कहा मैं आज की रात तुमसे किसी की निगरानी करवाना चाहता हूँ। क्या ख़्याल है, कर लोगे? क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा मलिक साहब। वो पुरअज़्म लहज़े में बोला। बताएँ किसकी निगरानी करना है? क्या वो बंदा शमशाद नगर ही का रहने वाला है? हाँ, वो इसी गाँव का वसनीक है। मैंने इस्बात में जवाब दिया। मगर इस काम के लिए बड़ी जुर्अत की ज़रूरत होगी। क्या तुम खुद को एक दिलेर और हौसलामंद इंसान समझते हो? जी हाँ, आप उस बंदे का नाम तो बताएँ। वो इसरारी लहज़े में बोला। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा मलिक साहब। मैंने इंकिशाफ़ अंगेज़ अंदाज़ में कहा, नियाज़ अली उर्फ़ नियाज़ा। नियाज़ा तो चौधरी साहब का ख़ास बंदा है, थानेदार साहब। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, अगर मैं नियाज़ा पर निगाह रखूँगा तो क्या चौधरी साहब मुझसे ख़फ़ा नहीं हो जाएँगे? मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें कानून की मदद करने से ज़्यादा चौधरी इरशाद हुसैन की खुफगी का ख़्याल है। मैंने तंज़िया लहज़े में कहा, रहने दो अमीर हुसैन, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी बात नहीं है थानेदार साहब। वो मिन्नत रेज़ लहज़े में अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, इरशाद हुसैन साहब इस गाँव के चौधरी हैं और वो हम सब के बड़े भी हैं, इसलिए उनका ख़्याल तो करना पड़ता है। इरशाद हुसैन साहब शमशाद नगर का चौधरी है और मैं इस पूरे इलाके का थानेदार हूँ अमीर हुसैन। मैंने सपाट आवाज़ में कहा, खैर इस मामले को यहीं पर ठप कर दो और मुझे बताओ नियाज़ा रहता कहाँ पर है? डेरे पर जनाब, उसने जवाब दिया। वहाँ उसके साथ और कौन होता है? मैंने पूछा। उस डेरे पर कुल 3 अफ़राद रहते हैं थानेदार साहब, उसने बताया।
नियाज उर्फ नियाजा, ज़हूर उर्फ झूरी और जमाल उर्फ जमाला। ये लोग चौधरी साहब के ज़रई अराज़ी के माल और मवेशी और काश्तकारी के मामलात की निगरानी करते हैं। मगर नियाजा चौधरी साहब के ज़्यादा करीब है। शुक्रिया अमीर हुसैन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा। तुमने कानून से अच्छा ताउन किया है। बात मुकम्मल करने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा तो वो नदामत भरे अंदाज में बोला, मलिक साहब, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं। अमीर हुसैन, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? आप नियाजा की निगरानी वाली जिम्मेदारी मुझे दिए बगैर ही यहाँ से जा रहे हैं ना, इसलिए। ऐसी बात नहीं है अमीर हुसैन, मैंने कता कलामी करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा। दरअसल मैंने नियाजा की निगरानी का इरादा तर्क कर दिया है। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? तुम कल दिन में किसी वक्त थाने आ जाओ, मैंने कहा। मैं तुम्हारे लिए कोई और काम निकाल रखूंगा। ठीक है, वो खुश हो गया। मैंने अमीर हुसैन से मुसाफा किया और शमशाद नगर से निकलकर अपने थाने की जानिब बढ़ गया, जो महज निस्फ मील की दूरी पर वाक़ था। अभी अंधेरा फैलना शुरू नहीं हुआ था। मलगजे उजाले ने फिज़ा को अपने हिसार में ले रखा था। मैं खुरामा-खुरामा चलते हुए जीटी रोड तक पहुँच गया था, जिसकी दूसरी जानिब लाला मूसा शहर आबाद था और वहीं पर मेरा थाना भी था। लाला मूसा अगरचा उस ज़माने में कोई बाकायदा शहर नहीं था, ताहम मैंने उसकी रौनक और आबादी की मुनासिबत से यहाँ शहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं जीटी रोड को अबूर करने के बाद चंद कदम ही चला था कि चौधरी बरकत अली की फराहम करदा मालूमात मेरी याददाश्त में रोशन हो गई। उसने मुझे बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ सपहर के वक्त ड्राइवर एजाज उर्फ जाजी किसी नौउम्र लड़के से बातें कर रहा था। चौधरी ने मस्कुरा लड़के की उम्र 8-9 साल बताई थी और ये उम्र लापता बाबर उर्फ भोला पर फिट बैठती थी। चौधरी भोला का सूरत आशना नहीं था, मगर ड्राइवर से बातें करने वाले बच्चे की शक्ल उसने अच्छी तरह देखी थी और उसे याद थी। मैंने नज़ीरा से भोला की तस्वीर हासिल कर ली थी, लिहाजा शनाख्ती अमल को मुकम्मल करने की गर्ज से मैं एक बार फिर चौधरी बरकत अली की दुकान पर पहुंच गया। थाने से पहले चौधरी की दुकान पर जाने का फैसला खासा सूदमंद साबित हुआ। जब मैंने भोला की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बरकत अली के सामने मेज पर रखी, तो एक नज़र देखते ही वो पुरजोश अंदाज में बोला, मैंने पहचान लिया है मलिक साहब, यही बच्चा कल ड्राइवर एजाज से बातें कर रहा था। चौधरी बरकत अली की तस्दीक ने मेरे दिमाग में घंटियां सी बजा दी। अपनी तसल्ली की खातिर मैंने पूछ लिया, आपने बताया था कि ट्रक ड्राइवर एजाज और वो बच्चा असर की अजान के वक्त आपस में बातें कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। उस वक़्त 4 या ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 4 बजे होंगे। मगर दुकानदार बदरी का कहना है कि भोला ज़ोहर के वक़्त अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके घर चला गया था। मैंने कहा, इन दोनों औक़ात में कमोबेश ढाई घंटे का फ़र्क है, जबकि बदरी की दुकान से आपकी दुकान तक आने में महज़ 5 मिनट लगते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मलिक साहब। वो तायदी अंदाज़ में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने मेन बाजार में वाकई बदरी किराना स्टोर देख रखा है। वहां से यहाँ आने में अगर 5 मिनट नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लग सकते हैं। बहरे कैफ वो अपनी सांस को हमवार करने की गर्ज से थमा, फिर इन अल्फाज में बात मुकम्मल कर दी। भोला एक बच्चा है, हो सकता है वो दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद में लग गया हो। आप फिक्र न करें, मैं अपने किसी बंदे को बदरी के पास भेजकर इस मामले की तफसीलात मालूम करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। मैं एक और मामले की तह तक भी पहुंचना चाहता हूँ जनाब। उसने बेसाख्ता पूछा, कौन सा मामला? अब ये तो साबित हो चुका है कि कल दोपहर में ट्रक ड्राइवर एजाज के साथ बातें करने वाला वो मासूम बच्चा भोला ही था। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मुझे ये जानना है कि उन दोनों में किस नौयत की गुफ्तगू हो रही थी, और ये भी कि कहीं एजाज उर्फ जाजी भोला को अपने साथ पेशावर तो नहीं ले गया। मलिक साहब, इस हवाले से मैं फ़िलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो माज़रत ख़्वाहाना अंदाज़ में बोला। अपने इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए आपको यकम अप्रैल की शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। चौधरी बरकत अली गलत नहीं कह रहा था। जिस ज़माने का ये वाक़या है, तब टेलीफ़ोन की सहूलत गिने-चुने चंद अफ़राद को ही हासिल थी और उन्हें लोग रईस और नवाब समझा करते थे। चौधरी बरकत अली और चौधरी रहमत अली आढ़तियों का शुमार बदकिस्मती से उन ऊंची सोसाइटी वाले चंद अफराद में नहीं होता था। मैंने तहदिल से चौधरी बरकत अली का शुक्रिया अदा किया और उसकी दुकान से उठकर थाने आ गया।
31 مارچ بروز اتوار میں نے ایک سرکاری اہلکار کو شہر بھیج کر بھولا کی تصویر کے درجن بھر پرنٹس بنوا لیے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے امیر حسین مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا اور ساتھ ہی کانسٹیبل فرید حسین کو بھی۔ تم دونوں کو ابھی نکلنا ہوگا۔ میں نے بھولا کی 10 تصویر ان کے سامنے رکھ دی اور گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے ایک کاغذ پر چند جگہوں کے نام لکھ دیے ہیں۔ میں نے مذکورہ کاغذ بھی ان کی جانب بڑھا دیا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ فوٹوز ان مقامات تک پہنچانا ہے تاکہ متعلقہ تھانے بھولا کی تلاش میں ہماری مدد کر سکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دونوں نے اس بات میں گردنیں ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ملک صاحب۔ کاغذ پر درج ان مقامات کا تعلق گجرات، وزیر آباد، گوجرانوالا، سرائے عالمگیر، جہلم اور گھاریاں وغیرہ کے تھانوں سے تھا۔ تو آپ نے میرے لیے یہ کام نکالا ہے ملک صاحب؟ امیر حسین نے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا اس میں کوئی خرابی ہے یا میں نے تمہیں ایک ناممکن کام بتا دیا ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ امیر حسین، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، میری طرف سے کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے۔ تم چاہو تو فرید حسین کا ساتھ دینے سے صاف انکار بھی کر سکتے ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے 2-3 بار اپنی خدمات پیش کی تو میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے کچھ مصروفیات نکال لی تھی۔ اگر تمہارا جی نہیں چاہ رہا ہے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ ملک صاحب، آپ خواہ مخواہ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا سرکار۔ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ آپ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے اسے نمٹانے کے لیے کم از کم 2 دن لگ جائیں گے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ سارے مقامات ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اس مشن پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو بتانا ہوگا۔ میں یوں ہی منہ اٹھا کر کہیں بھی نہیں جا سکتا تھانے دار صاحب۔ بس اتنی چھوٹی سی بات نے تمہیں پریشان کر دیا ہے امیر حسین؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو تم پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ تم اپنے گھر والوں کو اطلاع دینے کے بعد ہی اس مہم پر روانہ ہو سکتے ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے تھانے دار صاحب۔ اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ امیر حسین اور فرید حسین کو رخصت کرنے کے بعد میں نے حوالدار صابر شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہر کیس کے حوالے سے میں صابر شاہ کو ضرور اعتماد میں لے لیتا تھا۔ بھولا کی گمشدگی والے معاملے کی تفصیلات بھی اس کے علم میں تھی۔ اس تھانے میں میرے بعد وہی سب سے سینئر تھا اور میری عدم موجودگی میں صابر شاہ ہی تھانے کا نظام سنبھالتا تھا۔ شاہ جی، وہ سلام کرنے کے بعد میرے سامنے بیٹھ چکا تو میرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہر چھوٹی بڑی بات کا علم آپ کو ہے، بتائیں کہاں سے شروع کریں؟ بھاگ دوڑ تو ہر سمت میں ہم کر ہی رہے ہیں ملک صاحب۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کافی دن ہو گئے ہم نے کسی بندے کو سرکاری مہمان نہیں بنایا۔ ہمارے تھانے کی حوالات بھی ملزموں اور مجرموں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ شاہ جی، اس وقت ہمارا تھانہ بھولا کی پر اسرار گمشدگی کے ساتھ سر کھپا رہا ہے۔ میں نے حوالدار کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر معتدل انداز میں کہا، اس سلسلے میں بھولا کو غائب کرنے والے شخص کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، البتہ 2 افراد ہمارے شک کے دائرے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ میری نظر میں ان دونوں کی حیثیت ملزموں جیسی ہے۔ آپ کا اشارہ ٹرک ڈرائیور اعجاز اور چودھری ارشاد حسین کے خاص ملازم نیاز علی کی جانب ہے نا؟ ہاں بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فی الحال انہی میں سے کوئی ایک بھولا کی گمشدگی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ چودھری برکت علی نے اعجاز ڈرائیور اور بھولا کو وقوع کی سہ پہر باتیں کرتے دیکھا تھا اور نیاز علی کی دھمکی کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹرک ڈرائیور اعجاز کے کردار اور عادات سے ہم قطعی ناواقف ہیں ملک صاحب، صابر شاہ پرجوش انداز میں بولا، جبکہ نیاز علی کا کچا چٹھا ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہمیں بسم اللہ اسی سے کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اعجاز اس وقت ہماری رسائی میں نہیں ہے، میں نے کہا، کل شام وہ واپس آئے گا۔ تو اس صورتحال میں میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ صابر شاہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے معنی خیز انداز میں مستفسر ہوا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ حوالدار کے ہاتھوں میں زبردست قسم کی کھجلی ہو رہی تھی اور اس کھجلی کو مٹانے کے لیے اسے کسی شکار کی ضرورت تھی جو سرے دست نیاز علی عرف نیاجا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ نیاجا بھولا کے غیاب میں ملوث تھا یا نہیں، بہرکیف یہ تو طے تھا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، سو اس سے پوچھ تاچھ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس پر تنگی اور سختی جائز تھی کیونکہ اس نے بھولا کی ماں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔
نظیرہ تو وہ عورت تھی جو اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی، ورنہ پتہ نہیں اب تک کتنی مجبور وہ لاچار خواتین نیاجا کی ہوس کی بھیٹ چڑھ چکی تھی۔ شاہ جی، آپ کے لیے یہ حکم کہ فی الفور نیاجا کو اٹھا کر لے آئیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے کس قدر بھرا ہوا ہے۔ صابر شاہ کا چہرہ کسی انجانی مسرت سے چمک اٹھا۔ اس کے تاثرات سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی صدیوں کے بھوکے شکاری کو اس کے من پسند کا بھاتا ہوا کھانا مل گیا ہو۔ ایک بات اور شاہ جی، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اس اہم موقع پر مجھے ایک بندریا کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا وہ مداری دوست کہاں ہے؟ کرم دین نامی ایک شخص سے صابر شاہ کی بڑی پکی یاری تھی۔ کرم دین عرف کرمو چاچا ایک مداری قسم کا انسان تھا جو بکرے اور بندر کے ذریعے مختلف کھیل تماشے دکھا کر بچوں کو محظوظ کیا کرتا تھا۔ جواب میں اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے، یہی اس کی روزی روٹی تھی۔ کرمو نے کہاں جانا ہے ملک صاحب؟ صابر شاہ نے جواب دیا، وہ ادھر ہی ہے، لیکن اس کے پاس بندریا نہیں بلکہ بندر ہے۔ بندر یا بندریا سے کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ جی، میں نے کہا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ نیاجا کے ساتھ ہی کرمو کو بھی تھانے لے آئیں، اور اور اس کے بندر کو بھی۔ آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ایک بندر کے ذریعے بندر کا تماشا ہی کیا جا سکتا ہے شاہ جی، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کی مدد سے نیاجا کی خاطرداری کرنا چاہتے ہیں اور میں کرمو کے بندر کے توسط سے۔ اس کے بعد حوالدار نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اسی سپہر نیاجا میرے تھانے کی حوالات میں موجود تھا اور کرمو اپنے بندر اور بکرے سمیت حوالدار کے کمرے میں براجمان تھا۔ میں نے صابر شاہ کو اپنے کمرے میں بلا کر گہری سنجیدگی سے کہا، پہلی باری آپ کی ہے، میں آپ کو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، آپ اس قلیل مدت میں کثیر شرف میزبانی حاصل کر لیں، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ آج کرمو نہیں، میں آپ کو بندر کا تماشا دکھاؤں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ آئندہ 1 گھنٹے تک ٹرائل روم کی جانب سے نیاجا کی کربناک چیخیں اور آوازیں آتی رہی اور وہ منت ریز آہ و بکا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ صابر شاہ کو کافی عرصے بعد خوراک ملی تھی، سو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کے ارمان نکالنے میں کسی کنجوسی اور کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ اپنی جاب مکمل کرنے کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی وردی پسینے سے شرابور تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے پوچھا، شاہ جی، نیاجا کا کیا حال ہے؟ آپ تو اپنے ہی پسینے میں نہا کر آ رہے ہیں، کہیں آپ نے اسے اس کے خون سے غسل تو نہیں دے دیا؟ اگر آپ کا اشارہ ہوگا تو میں نیاجا کی میت کو اسی کے لہو سے غسل دینے میں کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس حد تک جاننے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے شاہ جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پوچھا، آپ کی تمام تر توجہ اپنے ہاتھ پاؤں کی بھڑاس نکالنے پر ہی مرکوز رہی تھی یا آپ نے بھولا کی گمشدگی کے حوالے سے بھی اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی ہے؟ کوشش تو بہت کی ہے ملک صاحب، لیکن اس کے منحوس منہ سے کوئی کارآمد بات برآمد نہیں ہوئی۔ وہ ایک مزمحل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، وہ مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ انتہائی ڈھیٹ اور سخت جان ہے اور یا پھر بھولا کی پر اسرار گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، میں نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ نیاجا ابھی تک ٹرائل روم میں ہی ہے نا؟ یا آپ نے اسے واپس حوالات میں بند کر دیا ہے؟ وہ لاک اپ میں ہے، صابر شاہ نے بتایا۔ اوکے، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ لاک اپ کے باہر ایک کرسی رکھوا دے اور کرمو کو اس کے بندر سمیت وہاں لے آئیں۔ صابر شاہ میرے اشارے کی تعمیل میں لگ گیا۔ 5 منٹ کے اندر میرے ڈرامے کے لیے اسٹیج سجا دیا گیا تھا۔ نیاجا حوالات کے اندر ایک دیوار کے ساتھ پشت سے ٹیک لگائے اور سر جھکائے اکڑو بیٹھا تھا۔ میں نے حوالات کے باہر رکھی ہوئی کرسی سنبھال لی۔ مداری کرمو میرے پہلو میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ رسی تھی جس کے دوسرے سرے پر ایک شریر بندر بندھا ہوا تھا۔ اس بیچارے جانور کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے وہاں کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ وہ تھانے کی حوالات کو بھی ایک تماشا گاہی سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ ہم سب کو محسوس کرنے کی غرض سے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے بغور نیاجا کی حالت کا جائزہ لیا تو حوالدار کی کارکردگی نے مجھے متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں حیران بھی تھا کہ اس بری طرح زد و کوب ہونے کے باوجود بھی نیاجے نے زبان کیوں نہیں کھولی تھی۔ اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بدبخت بھولا کی گمشدگی میں ملوث نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اپنی باری تو لینا ہی تھی، سو میں نے مداری کو حکم دیا، چاچا کرمو،
तुम अपने पट्टे यानी बंदर को हवालात के अंदर पहुंचा दो, मगर उसकी रस्सी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही रहना चाहिए। जो हुक्म सरकार। करमू फौरन हरकत में आ गया। मेरे इशारे पर साबिर शाह ने हवालात का दरवाजा खोलकर करमू के बंदर को अंदर किया। फिर आहिनी जंगले से उसकी रस्सी को गुजारने के बाद दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। रस्सी का आजाद सिरा करमू के हाथ में था। मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा, चाचा करमू, रस्सी को ढील देकर अपने बच्चे जमूरे यानी बंदर को हवालाती के नजदीक जाने का मौका दो, मगर इस बात का ख्याल रहे कि कहीं ये जानवर मेरे कैदी पर हमला न कर दे। आखिरी जुमला मैंने सरगोशियाना अंदाज में अदा किया था। करमू मदारी ने मेरी बात को अच्छे से समझ लिया था, लेकिन नियाजा मेरे इस हुक्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए जब वो बंदर नियाजा के करीब पहुंचा तो उसने खौफनाक अंदाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने भोला को अगवा नहीं किया, मैंने भोला को अगवा नहीं किया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दे, मैं बेकसूर हूँ। इस मिन्नत समाजत के साथ ही नियाजे ने बाकायदा रोना भी शुरू कर दिया था। नियाजा के नजदीक खड़ा बंदर हैरान परेशान उसे देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हवालाती इस किस्म के रद्द अमल का मुजाहरा क्यों कर रहा था। उसकी अदाकारी और करतब देखकर तो बच्चे बड़े और बूढ़े खुश हुआ करते थे और उसे दाद देने के लिए तालियां पीटते थे। और एक नियाजा था, उसके सामने टिस्वे बहा रहा था। अब उस नासमझ जानवर को क्या मालूम कि नियाजा का रोना झूठ मूठ का नहीं, बल्कि उन लम्हात में उसकी जान इस तरह कानून के शिकंजे में फंसी हुई थी जैसे कोई मोटा ताजा गन्ना बेलने में। बंदर जानवर जरूर है, मगर उसे नासमझ या बेवकूफ कहना मुनासिब नहीं होगा। सो करमू के बंदर ने भी पलक झपकते में भाप लिया था कि नियाजा उसके सामने अपना कोई खास आइटम पेश कर रहा था। इस इनकलाबी नतीजे पर पहुंचते ही बंदर ने अपने हलक से दाद तहसीन के कलिमात खारिज करते हुए उछल कूद शुरू कर दी। वो एक इंसान की परफॉर्मेंस को देखकर बेतहाशा खुश हो रहा था। बंद करो ये रोना धोना, मैंने नियाजा को दबका मारा। बंदर ने यकायक अपनी परफॉर्मेंस रोक दी और हैरत भरी नजर से कभी मुझे और कभी नियाजा को तकने लगा। हालांकि मैंने उसे नहीं बल्कि नियाजा को डांट पिलाई थी। बहरहाल नियाजा ने अभी अपना मुंह बंद कर लिया और डरी सहमी नजर से मुझे देखने लगा। बिला वजह क्यों आवेला मचा रहे हो, मैंने दुरुस्त लहजे में नियाजा से पूछा। मैंने कब कहा है कि तुमने भोला को कहीं छुपा रखा हुआ है। तो उसने जवाब देने से पहले साबिर शाह की तरफ देखा और फरियादी लहजे में कहा, आपके हवलदार ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है थानेदार साहब। इसने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है सरकार। ये बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा था कि मैंने भोला के साथ क्या किया है। मैं इसकी मार खा रहा था और मेरी जुबान पर भी एक ही जवाब था कि मैं भोला की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। लम्हाती तवक्कुफ के दौरान में उसने थूक निगल कर अपना हलक तर किया। फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मैं यही समझा था कि आप भी मुझसे भोला के बारे में ही पूछना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए आपसे फरियाद की थी। बस इतनी सी बात है थानेदार साहब। ये इतनी सी बात तुम्हारी संगीन गलती है नियाजा। मैंने खा जाने वाली निगाह से उसे घूरा। तुमने एक हवलदार और एक थाना इंचार्ज के दरमियान का फर्क ही मिटा डाला है। हवलदार जो सोच रहा था वो भला मैं कैसे सोच सकता हूँ। मुझे माफ कर दे थानेदार साहब, वो दोनों हाथ जोड़कर लजाजत भरे लहजे में बोला। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। शाबाश, मैंने ड्रामाई अंदाज में उसे सराहा और कहा, भोला की गुमशुदगी वाला केस हवलदार साबिर शाह के हाथ में है। वो दोबारा भी तुमसे पूछताछ करेगा। मैं तो किसी और मकसद से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं नियाजा के दिमाग से इस तरह खिलवाड़ कर रहा था कि वो मेरी मंसूबा बंदी को समझने से कासिर था। उसकी उलझन का सबसे बड़ा सबब वो बंदर था, जो उससे थोड़े फासले पर खड़ा अजीब व गरीब मज़ाक़ा खेज शक्लें बना बनाकर उसे चिढ़ाने में मसरूफ था। मैंने करमू को इशारा किया। करमू ने बंदर वाली रस्सी को ढील देते हुए मखसूस जुबान में कुछ कहा। बंदर अपने आका के अहकामात की तामील में नियाजा के नजदीक चला गया। ये कौन है? मैंने बंदर की जानिब उंगली उठाते हुए नियाजा से इस्तिफसार किया। नियाजा ने दुज़दीदा निगाह से मस्कुरा बंदर की तरफ देखा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए जवाब दिया, ये एक बांदर है, यानी बंदर है। ये बंदर नहीं बंदरिया है, मैंने कहा। मगर लग तो बंदर रहा है, वो उलझनज़दा अंदाज में बोला। मैंने कड़े लहजे में उससे पूछा, इस थाने का इंचार्ज मैं हूं या तुम? थानेदार तो आप ही हैं जनाब, उसने मैकेनिकी अंदाज में कहा। तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वही दुरुस्त है। ठीक है जी, ये बांदरी यानी बंदरिया ही है।
वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, आप गलत थोड़ी ही कह सकते हैं। ये बंदरिया ताज़ा ताज़ा बेवा हुई है, मैंने कहा। इस बांदरी का घरवाला अभी अभी फौत हुआ है। नियाजा ने किसी मामूल के मानिंद फौरन तस्दीक कर दी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अब नियाजा पूरी तरह मेरी नफ्सियाती तफ्तीश के ट्रांस में आ चुका था। मैंने सुना है मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, बेवा कोई बंदरिया हो या कोई औरत, तुम्हें उससे फौरन ही हमदर्दी हो जाती है। जज जी, वो मुतवहिश नजरों से मुझे देखते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और इसी हमदर्दी के हाथों मजबूर होकर तुम उस बेवा को अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन हो जाते हो। मैंने जहर खंदा लहजे में कहा, चलो आगे बढ़ो और इस बंदरिया को गले लगा लो। नियाजा ने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे मैंने उसे बंदरिया नहीं बल्कि भयानक मौत को गले लगाने का हुक्म दे दिया हो। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैं एक बांदरी को कैसे कैसे मैं एक बांदरी को गले लगा सकता हूँ? वो नोनी सूरत बनाकर बोला, ये पंजे मार मार के मेरा हशर खराब कर देगी। मैंने सुना है बांदरों के नाखून बहुत तेज और खौफनाक होते हैं। जरा एक साल पहले के जमाने को अपने जहन में लाओ, मैंने तंजिया अंदाज में उससे कहा। जब खेत मजदूर कुबा के इंतकाल के बाद उसकी बीवी नजीरा ने अपने गुजर बसर के लिए खेतों में काम करना शुरू कर दिया था, वो तुम्हारी निगरानी में थी और भरी दोपहर तुमने गंदम की खड़ी फसल के अंदर उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश की थी। उस वक्त नजीरा के हाथ में भी तेज और खतरनाक दंदानों वाली दरांती थी, मगर तुम कटाई करने वाले उस धाती औजार से जरा भी खौफजदा नहीं हुए थे और तुमने अपनी हवस में अंधे होकर नजीरा को फतेह करना चाहा था। क्या जवाब में नजीरा ने अपना बचाव करने के लिए दरांती से तुम पर वार नहीं किया था? मैं जरा देर के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कटीले लहजे में कहा, नहीं किया था, बल्कि तुम पर हमला आवर होने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया था। ये बंदरिया भी अपने बचाव के लिए तेज धार नाखूनों के बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी। और थूक का क्या है, औरत का हो या बंदर का हो, वो थूक ही होता है। नियाजा की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं और पीटो तो आंसू नहीं। चंद लम्हात तक मौत से भी ज्यादा डरावनी कैफियत में मुब्तला रहने के बाद वो रूहान से आवाज में बोला, नजीरा से बदतमीजी करना मेरी गलती थी और मैं अपने इस फेल के लिए चौधरी साहब से बहुत ज्यादा डांट खा चुका हूँ। अब आप इस वाक़े की याद दिलाकर मुझे और जलील न करें। अच्छा, तो तुम्हें अपनी ज़िल्लत का एहसास भी होता है? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। इस वाक़ये को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ रखकर मुझे इस सवाल का जवाब दो कि पिछले दिनों तुमने भोला के हवाले से नज़ीरा को ये धमकी क्यों दी थी? नज़ीरा, तुम अपने मासूम बच्चे का कुछ ख़्याल कर लो। भोला के सर पर बाप का साया नहीं है। अगर उसके साथ कोई ऊँच-नीच हो गई तो तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी खून के आँसू बहाते गुज़रेगी। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर सरसराती आवाज में बात मुकम्मल कर दी। तुम्हारी इस खौफनाक धमकी के 1 माह बाद भोला पुरस्कार तौर पर गायब हो गया है। वो बड़ी-बड़ी कस्में खाकर और तगड़े-तगड़े वास्ते देकर मुझे ये बताने और समझाने की कोशिश करने लगा कि भोला की गुमशुदगी में उसका हाथ नहीं है, वगैरह वगैरह। बकवास बंद करो, मैंने कड़कदार आवाज में कहा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रात की मोहलत है। कल सुबह तुम्हें हर हाल में सच बोलना होगा। अगर तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो मैं हवालात ही में तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर पिछले 2 घंटों में नियाजा जिस नोयत की सूरत हाल से गुजर चुका था, वो इस कैफियत से फौरी तौर पर बाहर नहीं आ सकता था। चुनांचे वो होंकों की तरह मुंह खोलकर वहशत भरे अंदाज में मुझे देखने लगा। 1 फरवरी सोमवार की सुबह बड़ी सनसनीखेज और बोझल और मातमी थी। ऐसा महसूस हो रहा था किसी शैतानी कुव्वत ने लाला मूसा की फिजा और वहां रहने वाले लोगों के साथ अप्रैल फूल की आड़ में एक संगीन मजाक कर दिया हो। मैं नाश्ते के बाद तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया, जीटी रोड के किनारे किसी बच्चे की लाश मिली है। ये इत्तला ऐसी हौलनाक और जिगरपाश थी कि अपने कमरे का रुख करने के बजाय मैं कांस्टेबल इस्माइल के हमरा जाए वक़्वा पर पहुंच गया और जब मैंने मुबैना लाश पर निगाह डाली तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। जी हाँ, मैंने लाश की शनाख्त में कोई गलती नहीं की थी। वो नज़ीरा बीबी का 8 साला जिगरगोशा बाबर उर्फ भोला ही था, जो जिंदगी से लामहदूद फासले पर मौत की आगोश में पनाह ले चुका था। भोला का बेजान फूल जैसा बदन मुकम्मल बरहना हालत में जीटी रोड के किनारे पर पड़ा इंसान और इंसानियत के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहा था।
میں نے ایک چادر منگوا کر بھولا کی لاش کو ڈھانپ دیا۔ تفصیلی معائنے کے بغیر ہی بھولا کے بے لباس جسم کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ موت سے پہلے اسے شرمناک جبری جسمانی اذیت سے گزرنا پڑا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا چائلڈ ایبیوز یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ تھا۔ تاہم میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے بھولا کی لاش کو فی الفور پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لے کر وقوع کا نقشہ تیار کر لیا، اور اسی تگ و دو میں کام کی ایک چیز بھی میرے ہاتھ لگ گئی تھی، اور وہ چاندی کی ایک مردانہ انگوٹھی تھی۔ متذکرہ بالا انگوٹھی کے اندر 15 سے 18 کیرات وزن کا ایک سنگ دودھیا اوپل جڑا ہوا تھا۔ اس قیمتی پتھر کی ساخت بیضوی تھی، اور اس کے گرد سرخ رنگ کے ننھے منھے پتھر بھی جڑے ہوئے تھے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ چھوٹے سرخ پتھر روبی یا یاقوت یا پھر گارنٹ تانبا کا چورا تھا۔ پتھروں کی تراش و خراش کے عمل میں حاصل ہونے والا یہ چورا لگ بھگ بے قیمت ہی ہوتا ہے، جسے کلو گرام کے حساب سے تول کر فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے پتھر زیورات کی آرائش اور زیبائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نذیرہ بی بی کی حالت خاصی دیگرگوں تھی۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا اس طرح اس کا ساتھ چھوڑ کر گیا تھا کہ بھولا کی موت اس کے دل و جگر کو دماغ کا داغ بن کر رہ گئی تھی۔ انسان کی زندگی ناپائیدار اور موت دائمی ہے، دونوں میں ازل سے ایک جنگ جاری ہے، اور یہ خوفناک سلسلہ ابد تک چلتا رہے گا۔ مگر قدم قدم پر موت زندگی پر سبقت لے کر اپنی بہادری کا ثبوت دیتی رہتی ہے۔ بھولا کی لاش دریافت ہو جانے کے بعد ٹرک ڈرائیور اعجاز اور چودھری ارشاد حسین کا ملازم خاص نیاز علی یعنی نیازا خود بخود شک کے دائرے سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ جس وقت بھولا کی لاش کو جی ٹی روڈ کے کنارے پر پھینکا گیا، اعجاز عرف جاجی پشاور میں تھا، اور نیاز علی عرف نیازا میری کسٹڈی میں۔ لہٰذا میں نے نیازا کو اسی روز رہا کر دیا۔ اب میرے سامنے سب سے اہم اور حساس سوال یہ تھا کہ بھولا کی عزت کو تار تار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنے والے دیوس قاتل کا اور اس شقی القلب معاشرتی ناسور تک پہنچنے کا راستہ تھا میرے پاس، یعنی چاندی کی اوپل جڑی انگوٹھی۔ میں نے جائے واردات پر موجود لوگوں سے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو کسی نے مثبت جواب نہیں دیا۔ وہ پورا دن میں نے موضع شمشاد نگر کے رہائشیوں کے انٹرویو کرتے ہوئے گزار دیا۔ ان لوگوں میں مرد، عورتیں اور بچے و بوڑھے سب شامل تھے، حتیٰ کہ اس مہم کے حوالے سے میں چودھری ارشاد حسین کی حویلی کا پھیرا بھی لگا کر آیا تھا، مگر کہیں سے بھی کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں مل سکی تھی۔ ایک بات تو طے ہو گئی تھی کہ بھولا کے قاتل کا شمشاد نگر سے تعلق نہیں تھا، ورنہ وہاں کے رہنے والوں میں سے کوئی نہ کوئی تو اس انگوٹھی کو پہچان لیتا۔ آئندہ روز اسپتال سے بھولا کی لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ نے میرے تمام تر خدشات اور اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق بھولا کو نیم بے ہوش رکھ کر متعدد بار اس کی روح پر چرکے لگائے گئے، اور موت کے بعد اسے سڑک کے کنارے پھینک دیا گیا تھا۔ ظلم و زیادتی اور بربریت کی اس مثال نے میرا خون کھولا کر رکھ دیا۔ بھولا کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار اس نامعلوم وحشی درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں بےتاب ہو گیا۔ پھر جب میں نے اس چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں لالا موسیٰ کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو چودھری برکت علی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں بھولا کے مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چودھری برکت علی نے 2 روز پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بدری کے بارے میں چھان بین کر کے مجھے رپورٹ دے گا۔ چودھری کی چھان بین کے نتیجے میں مجھے پتا چلا کہ 2 سال پہلے بدری کی بیوی زبیدہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد بدری اکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اس کا گھر دکان کے پچھلے حصے میں تھا۔ میں فوراً زبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غایت بتائی تو اس نے خشک لہجے میں کہا، میں بدری کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ وہ ایک قبول صورت عورت تھی۔ اس کا گھر مین بازار سے ایک گلی کے فاصلے پر تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی زبیدہ کے سامنے رکھ دی جو مجھے جائے واردات سے ملی تھی۔ یہ اسی شیطان بدری کی ہے، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں نے کتنی مشکل کے بعد اس نامراد سے جان چھڑائی تھی، لیکن اس کی چیزیں میرے تعاقب میں رہتی ہیں۔ یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی تھانے دار صاحب؟ آخری جملہ اس نے نفرت بھرے مگر پر اشتیاق انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے جواب دیا، معصوم بھولا کی لاش کے پاس سے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا،
क्या आप उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जो बद्री की दुकान पर काम करता था और चंद रोज पहले वो अचानक कहीं गायब हो गया था और फिर उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली थी? हाँ, बिल्कुल वही बच्चा। मैंने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का तस्करा करने के बाद मैंने नर्म लहजे में कहा, जुबैदा, मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है। आप मुझसे क्या चाहते हैं थानेदार साहब? वो नजर चुराते हुए मुस्तफसिर हुई। मैं चंद लम्हात तक गहरी निगाह से उसे देखता रहा, फिर मोतदिल अंदाज में सवाल किया, तुमने बद्री से जान क्यों छुड़ाई थी? क्या आप सच सुनना चाहते हैं? वो मायनी खेज अंदाज में बोली। हाँ हाँ, 16 आने सच सुनना चाहता हूँ मैं। बोला कि लाश की रिपोर्ट के बाद भी आपकी तसल्ली नहीं हुई? उसने अजीब से लहजे में पूछा। इसमें सब कुछ तो लिखा हुआ है। मैं कागज पर लिखी हुई इबारत से ज्यादा इंसानों पर भरोसा करता हूँ, जुबैदा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए दो टोक अंदाज में कहा। मेरी मालूमात के मुताबिक तुमने पूरे 5 साल बीवी के हैसियत से बदरी के साथ गुजारे हैं। उस आदमी के किरदार और आदात के बारे में तुम्हारी राय को मैं सबसे ज्यादा मोतबर और मुस्तनद मानूंगा। वो चंद सेकंड तक तजब्जुब का शिकार दिखाई दी, लेकिन फिर वो ख़यालात के भंवर से बाहर निकल आई और उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, बच्चे की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक लिखा हुआ है थानेदार साहब। बद्री इस कभी शौक में मुब्तला है। मैंने उसकी ये गलीज आदत छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं कामयाब नहीं हुई। तंग आकर मैंने बद्री को छोड़ दिया। मुझे यकीन है रोज़े क़यामत वो कमीना कौम लूत के अंदर कहीं खड़ा होगा। किसी ख़ाविन की प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में उसकी बीवी की राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने ज़ुबैदा का शुक्रिया अदा किया और इस वादे के साथ मैं उसके पास से उठ गया। ज़ुबैदा, तुम बद्री की वो बुरी आदत न छुड़ा सकी, लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। जब तक मैं उस बदबख्त को मौत की सज़ा नहीं दिलवा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस तरह बद्री की ये आदतें बद भी उसके नापाक जिस्म के साथ ही रिस्क खाक बनेगी। मैंने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। बद्री की गिरफ्तारी में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ था। मेरे पास उसके खिलाफ पक्के सबूत थे और वो ऊपर जड़ी चांदी की अंगूठी तो गोया उसके ताबूत की आखिरी किल साबित हुई थी। बद्री जैसे नंगे इंसानियत को गिरफ्तार लोगों का ऐसा ही भयानक अंजाम होता है, जल्द या बदेर। इन्हिसार इसका वक्त और मौके पर है। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है और इस कहानी का नाम है खो गिरफ्तार, यानी बुरी आदत में गिरफ्तार इंसान या कोई जो इंसान बुरी आदत में गिरफ्तार हो जाता है उसके लिए खो गिरफ्तार का अल्फाज जुमला इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उसने एक छोटे बच्चे के साथ में कितना बुरा सलूक किया और बाकायदा इंस्पेक्टर साहब उसके पास जाकर इंक्वायरी कर रहे हैं और उसके पास वो बच्चा है और उसने उन इंस्पेक्टर साहब को वो बच्चा दिया नहीं, क्योंकि पहली इंक्वायरी ही बद्री से हुई थी। मतलब उसके पास उस वक्त बच्चा था। जब नियाज़ा को कस्टडी में लिया तो उसके बाद का वाक़या है कि जब वो नियाज़ा कस्टडी में लेकर उसके साथ में वो बंदर वाला खेल वगैरह हुआ, वो तो उसके बाद का मतलब कि वो लड़का उस वक्त तक उस बद्री के पास था। अगर वो बच्चे को वापस भेज देता, माफ़ी मांग लेता, जो भी है वो करके उस बच्चे को आज़ाद छोड़ देता, उसकी माँ को दे देता। एक तो उसकी माँ का अकेला सहारा और उस पर उसने इस तरीके से उस बच्चे को अपने कैद में रखकर उसके साथ में बुरा सलूक किया और मतलब कि उसको मौत के घाट उतार कर उसको सड़क के किनारे फेंक दिया। कितना पत्थर दिल आदमी होगा। बेचारी उस औरत ने अपने आखिरी सहारे को मजबूरी में उसके पास काम पर लगवाया था कि वो सीख ले, दुकानदारी वगैरह सीख ले, ताकि वो अपने बेटे को कोई दुकान वगैरह खुलवा कर दे दे। इस कहानी का आखिरी हिस्सा बहुत दिल दुखाने वाला है। एक बेवा औरत जो बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, उससे उसका सहारा छीन गया। वाक़ई बड़े अफ़सोस की बात है और ऐसे लोगों पर तुफ़ है, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। अल्लाह हम सबको इस गुनाह अज़ीम से बचाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस कहानी को सुनिए, लाइक करिए पसंद आए तो और शेयर करिए और कमेंट्स लिखिए और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।